हम लोग उसी को टॉपिक बना करके चले हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो हम बात करते हैं, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 51 क में क्या था, ठीक है, भाग 5 का क्या था, भाग 4 का क्या था। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको हमारे प्रीवियस क्लास चाहिए तो आप संविधान प्लेलिस्ट में जाके, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से पिछली वीडियो पढ़ सकते हैं। जो आर्टिकल 52 से पिछले जितने भी आर्टिकल हैं, सारे के सारे आर्टिकल हमने सारा का सारा संविधान स्टार्टिंग से हम चला रहा है। ये हमारी क्लास लगभग 4th-5वीं क्लास है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 52 की। तो बेटा अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 संबंधित किससे है? तो अनुच्छेद 52 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति से, ठीक है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 कहता क्या है? तो देखो बेटा, अनुच्छेद 52 हमसे कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 का कहना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसी के हिसाब से अनुच्छेद 53 कहता है, अनुच्छेद 53 का कहना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, देखो भारत एक राष्ट्रपति होगा, एक पूरी यूनियन बनेगी, एक पूरा संघ बनेगा, ठीक है। इस संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, ये लिखित में है, ये उल्लिखित है अनुच्छेद 53 में। अब समझ लेना, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी, ये एक तो राष्ट्रपति में निहित होगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये राष्ट्रपति या तो स्वयं इसका प्रयोग करेगा शक्ति का, या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयोग कराएगा, ठीक है। दूसरा है, संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, अर्थात जो भी संघ होगी, जो भी रक्षा बल होंगे, भारत में जितने भी रक्षा बल होंगे, सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कौन होगा? तो सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। रक्षा बलों का जो सर्वोच्च होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा। ये कौन कहता है? तो ये कहता है बेटा आपका अनुच्छेद 53, ये कहेगा आपका आर्टिकल 53, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 की। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 जो है ये संबंधित है बेटा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 54 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इसमें समझ लेना, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन कौन सदस्य होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। इन दोनों के द्वारा चुना जाएगा आपके भारत का राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। बेटा अब बात करते हैं अनुच्छेद 55 की। तो अनुच्छेद 55 जो है वो निर्वाचन की रीति बताता है। मतलब अनुच्छेद 55 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये कहता है अनुच्छेद 55। इसमें समझते हैं, जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एक रूपता होगी, अर्थात जहां भी होगा सबके लिए समान है, ठीक है। किस तरीके से होगा, क्या इसका रीति रिवाज रहेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन का, ये एक्सप्लेन करेगा, ये डिटेल में देगा आर्टिकल 55, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 56 की। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 का बेटा काम है कि राष्ट्रपति कितने समय तक, देखो बेटा राष्ट्रपति भारत का होगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति की अब क्या होगा, नियुक्ति के बाद अब होगी राष्ट्रपति कितने दिन तक शासन करेगा।
तो राष्ट्रपति अपने पद को जिस दिन ग्रहण कर लेगा, राष्ट्रपति जिस दिन अपने पद की शपथ ले लेगा, उसी दिन से 5 साल तक पद को धारण कर लेगा। कितने? शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, 5 साल की अवधि तक राष्ट्रपति पद धारण करेगा। अब इसमें टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए। तो इसमें पहली कंडीशन है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अगर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को। और अगर उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगला टर्म्स एंड कंडीशन है, संविधान का अतिक्रमण करने पर, मतलब संविधान की अवहेलना करने पर, संविधान को कुचलने पर या संविधान की बातें न मानने पर राष्ट्रपति अपनी मनमानी करे। अगर राष्ट्रपति अपनी मनमानी करता है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के उपबंध रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद हटा दिया जाए, पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, समझ लेना। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति की पदावधि, जो पदावधि रहेगी 5 साल तक। पहला टर्म्स एंड कंडीशन है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो। अब बात करते हैं अगली थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? तो राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। बेटा इसे भी समझना। देखो, मान लीजिएगा किसी भी राष्ट्रपति को शासन करते हुए 5 साल पूरे हो गए, ठीक है, और 5 साल पूरे होने के बाद किसी कारणवश दूसरा राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो सका या दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर सका, तो 5 साल के बाद जितने दिन तक राष्ट्रपति दूसरा पद को ग्रहण नहीं कर सकेगा तब तक पुराना राष्ट्रपति उस पद पर बैठा रहेगा, उस पद पर आसीन रहेगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी अनुच्छेद 55-56 के तहत। ठीक है, राष्ट्रपति की समयावधि के लेकर के। अब आता है आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता। अब देखो, पुनर्निर्वाचित के लिए पात्रता समझ लेना। पुनर्निर्वाचन क्या है? कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के रूप में धारण करता है या कर चुका इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उसे पद के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र होगा। देखो, जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर रह चुका है, ठीक है, तो वो दोबारा से भी पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र रहेगा। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता है, मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अहर्ता चाहिए। सबसे पहली अहर्ता ये होगी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। सबसे पहले वह इंडियन नागरिक हो, फिर 35 वर्ष का हो या उससे अधिक हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, मतलब लोकसभा का सदस्य रह चुका हो या निर्वाचित होने के लिए अहर्त। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सरकारों के नियंत्रण के किसी स्थानीय, समझ लेना, इसे थोड़ा पढ़ने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी पद पर रह चुका हो वो राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं होगा। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या करना होगा? सरकारी पद को या तो त्याग पत्र दे दीजिएगा आप, या तो रिजाइन दे दीजिएगा सरकारी पद से, या फिर आप सरकारी पद पर ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 केवल राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञान से संबंधित है, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो दिलाता है बेटा CJI। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आप कमेंट करके ये बताइए भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक, अगला अनुच्छेद है
अनुच्छेद 61 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग किस टर्म्स एंड कंडीशन में चलेगा? जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई एक सदन आरोप लगाए। संसद का एक सदन कोई भी हो वो आरोप लगा दे कि राष्ट्रपति ने अतिक्रमण किया है संविधान का। यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो गया है, मान लो किसी ने आरोप लगाया और आरोप सिद्ध हो गया, तो आरोप का अन्वेषण कराने वाले सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है। देखो, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है तो संसद में कुल जितने भी सदस्यों उनका 2/3 संसद में जितने भी सदस्य हों उनका 2/3 सदस्य अगर इस बात को मंजूरी दे देते हैं कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहिए, राष्ट्रपति ने गलत काम किया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे में 2/3 अगर बहुमत हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से बेटा हटा दिया जाएगा। अब आता है बेटा अनुच्छेद 62 और अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति के पद की रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए। देखो बेटा, अनुच्छेद 62 केवल इतना कहता है कि अगर मान लो किसी कारणवश अचानक से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, जैसे किसी पर महाभियोग लग गया या कार्यकाल के दौरान ही किसी की मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए अनुच्छेद 62 कहेगा कि आप राष्ट्रपति का निर्वाचन करिए, और उसमें अनुच्छेद 62 में उल्लिखित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन फिर किस तरीके से होगा। अब बात करते हैं भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 63 कहता है कि आपके भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 64 क्या कहता है? तो देखो बेटा, अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा पदेन सभापति होना। मतलब अनुच्छेद 64 कहेगा कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। अब समझ लेना, अनुच्छेद 65 के तहत जो भी उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के कार्यों को करता है, जो भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अगर कार्यों को करता है, तो वह उपराष्ट्रपति के रहते हुए भी राज्यसभा के पदेन सभापति नहीं रहेगा। ठीक है, वह अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को संदेह वेतन या भत्ते का हकदार भी नहीं होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 64 क्या कहेगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति न होने पर उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति वाला काम करेगा तो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 कहता है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होने या उसकी अनुपस्थिति में दूसरे उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन। ठीक है, कृत्यों का निर्वहन। 65 कहता है 65 कहेगा कि राष्ट्रपति जब अनुपस्थित है या राष्ट्रपति अचानक से है नहीं, रिक्त हो जाता है उसका पद, तो कोई ना कोई तो भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेगा। तो अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा
अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। देखो, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें मतदान जो होता है वो गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जो है ना तो संसद के किसी सदन का सदस्य होगा, ना राज्य के विधानमंडल का सदस्य होगा। और यदि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, जिस दिन अगर मान लो कि उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य है तो जिस दिन से वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा उस दिन के बाद उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर्त हो, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार मतलब सरकारी नौकरी ना करता हो। ठीक है, तो वो इसके लिए अहर्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो बेटा, उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो सबकी ही अपने इंडिया में 5 साल होती है। ठीक है, अगला अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त भरने के लिए। जब उपराष्ट्रपति का पद ना हो तो क्या होगा। उपराष्ट्रपति देखो, अनुच्छेद 68 कहता है उपराष्ट्र की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। देखो, निर्वाचन जो भी होगा, निर्वाचन जैसे ही उसका कार्यकाल खत्म होगा उससे पहले ही निर्वाचन हो जाएगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 69 कहता है, अनुच्छेद 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 69 क्या कहेगा, उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 क्या कहेगा, अनुच्छेद 72 कहेगा क्षमादान या दंडावेश। देखो, राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है, ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर जो भी क्षमादान शक्तियां होती हैं ये सारी की सारी क्षमादान शक्तियां अनुच्छेद 72 के तहत होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 73 की। और अनुच्छेद 73 क्या काम करेगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। देखो, अनुच्छेद 73 का काम है कि अब ये तो संघ बन गया, देखो भाई तुम्हारा राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया, अब इस संघ को बढ़ाओ, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो कार्य करने जाएंगे नहीं तो तुम्हें मंत्रियों की भी जरूरत होगी। तो अनुच्छेद 73 कहेगा संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने के बारे में कहेगा। और अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। और मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए होगा। और इसी मंत्रिपरिषद होगा जिसका मंत्रिपरिषद का प्रधान जो होगा वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। मंत्रिपरिषद का जो भी प्रधान होगा वो क्या कहलाएगा, वो प्रधानमंत्री कहलाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, इन्हीं लोगों की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 75 की। तो बेटा, अनुच्छेद 75 कहता है मंत्रियों के बारे में नए अन्य उपबंध। अब अनुच्छेद 75 क्या कहता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। बेटा समझ लेना, देखो पीएम की तो नियुक्ति करेगा, वो करेगा आपका प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ही नियुक्ति करेगा, वो अदर मिनिस्टर की करेगा, अदर मंत्रियों की करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर। ठीक है, अगला है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। देखो बेटा, लोकसभा में जो भी सदस्य होंगे, कुल सदस्य होंगे, उसके केवल और केवल 15% होगी। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की केवल 15% होगी। दूसरा, मंत्री राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत अपने पद पर ग्रहण करेगा। मंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो मंत्री राष्ट्रपति, जब मंत्री राष्ट्रपति कहेगा तभी वो पद को ग्रहण करेगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। जो मंत्रिपरिषद होगा वो लोकसभा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। ठीक है। कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। देखो, जब कोई भी आदमी संसद में उपस्थित नहीं होता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 76 की। अनुच्छेद 76 कहता है बेटा, भारत में एक महान्यायवादी होगा। मतलब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्त किसी भी व्यक्ति को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा, और इसे ही विधि अधिकारी भी कहते हैं। महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे। ठीक है, मतलब विधि संबंधी विषयों पर सलाह देने का कार्य होगा महान्यायवादी को। आप इसे कह सकते हैं ये चीफ ऑफ लॉ होता है, मतलब कानून का प्रमुख कहा जाता है महान्यायवादी को। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों का पालन करने में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, महान्यायवादी जो भी होगा वो सभी राज्य क्षेत्रों में सुनवाई कर सकेगा। ठीक है। अगला, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अर्थात महान्यायवादी जो होगा वो राष्ट्रपति के कहने से ही पद को धारण करेगा। ठीक है। आज केवल आर्टिकल 76 तक ही रहेगा। आर्टिकल 76 के बाद जो भी आगे की क्लास है वो आगे चलेगी, और इसी टॉपिक को लेकर के आज टेस्ट होगा, तो आप लोग टेस्ट को अटेंड करें। लगभग टेस्ट में 50 के समथिंग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग ये टेस्ट को अटेंड करें। ठीक है, और जो भी हो सके टेस्ट में वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब